चलो ठीक है, तो ये हो गया ना स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और भारत में कैसा संविधान कैसा है? परिसंघात्मक संविधान है। और परिसंघात्मक संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता भी यही होती है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाए। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है वह है संविधान की व्याख्या करना, है ना। संविधान की क्या करना है? व्याख्या करना है। संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, संविधान की व्याख्या करना, ये उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का सर्वप्रमुख कार्य होता है। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही सही अर्थ में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित कर सकती है, संविधान की व्याख्या कर सकती है और संविधान के उल्लंघन को क्या कर सकती है? रोक सकती है कि संविधान का उल्लंघन न हो। साथ ही साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही अच्छी सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हो गए? सरकार के 3 विभिन्न अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के ही एक सरकार का गठन करते हैं, है ना। तो सरकार के 3 प्रमुख अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के किसका गठन करते हैं? सरकार का। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही क्या कर सकती है? सरकार के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का क्या कर सकती है? व्याख्या सही ढंग से कर सकती है ना। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह सरकार के तीनों अंगों का के क्षेत्राधिकारों और साथ ही साथ उसकी शक्तियों का भी व्याख्या करती है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को भी सुलझाने का काम उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है ना। संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार भी दिए गए हैं। जो मूल अधिकार दिए गए हैं तो ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, है ना। ये जो मूल अधिकार हैं राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं और जब किसी नागरिक का राज्य के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय वह मूल अधिकार को राज्य के विरुद्ध लागू करवाते हैं, है ना। तो लागू करवाने का कार्य भी कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है और उच्च न्यायालय करता है। और यह तभी संभव है जबकि न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका से पूर्णतया पृथक हो और स्वतंत्र हो। तो यही स्वतंत्र न्यायपालिका परिसंघात्मक संविधान की विशेषता है और भारत में भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सरकार के हमने बताया ना 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है विधियों का निर्माण करना, है ना। भारत में लागू होने वाले या राज्यों में लागू होने वाली विधियों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? विधायिका करता है। और उन जब विधि बन जाती है तो उन विधियों को लागू कराने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का है ना। अब न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य यह है कि विधायिका के द्वारा जो अधिनियम या कानून या विधि पारित किया गया है वह संविधान के अनुकूल है या नहीं है। यदि वह संविधान के अनुकूल नहीं है या संविधान के विरोध में है ना, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा? उसको असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, तो वह चेक करता है कि कोई भी विधि जो भी संविधायिका के द्वारा बनाई गई है क्या वह संवैधानिक है या नहीं है। इसका चेक कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यदि वह संविधान का किसी भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तब ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का काम क्या है कि वह उसको शून्य घोषित करती है ना। तो यह कार्य भी तभी संभव है, अच्छे तरीके से तभी संभव है जबकि न्यायपालिका क्या हो? स्वतंत्र हो, है ना। इस प्रकार से जो परिसंघात्मक संविधान है उसकी जटिलता तथा उसकी संरचना जो होती है उसका सही रूप में व्याख्या करने का कार्य कौन करती है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही संभव होता है। तो क्या भारतीय संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है कि नहीं की गई है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है या एक स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व होता है। तो भारत में भी क्या किया गया है? एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तब यदि आपसे पूछा गया कि बताओ क्या भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है तो तुम कहोगे हाँ, है ना। भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संविधान के द्वारा भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो उसके लिए क्या करना है? फिर
पूछेगा कि किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है ना। किन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जो न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो न्यायपालिका है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, वह कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, संविधान के विभिन्न उपबंधों का उल्लेख करना पड़ेगा, है ना। विभिन्न उपबंधों का उल्लेख करोगे और उसके माध्यम से तब बताना पड़ेगा कि हाँ भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है कि नहीं की गई है। तो देखो सबसे पहला जो उपबंध है वह क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने वाले उपबंध, है ना, कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले क्या है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, है ना। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये कहाँ पर है, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में यह दिया गया है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह क्या करेगी, राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगी, है ना। वह क्या करेगी, राज्य जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से पृथक्करण करेगी। और लगभग सभी स्टेटों में क्या किया गया है, अनुच्छेद 50 का राज्यों के द्वारा पालन किया गया है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक कर दिया गया है। और इस प्रकार से क्या किया गया है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है ना। मतलब कि इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यही है कि इसमें सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा उनके कार्यों में कोई किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है ना। अनुच्छेद 50 जो राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है, यह एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है कि राज्य प्रयास करेगा कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करेगा, पृथक करेगा। और लगभग भारत में सभी राज्यों में क्या किया गया है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। समांतर राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप न्यायालय के कार्यों में नहीं रहता है ना। ऐसे पृथक्करण का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि ऐसे पृथक्करण के फलस्वरूप न्यायपालिका क्या रहती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रह करके अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सकती है ना। ये जो निर्देश दिया गया है राज्यों को, और राज्यों ने जो किया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है, तो पृथक करने के पीछे का कारण यही है कि वह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से न्यायालय कार्य कर सके और उसमें किसी भी प्रकार में कोई हस्तक्षेप राज्य सरकार के द्वारा न हो, है ना। क्योंकि यदि राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बार न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप किया जाएगा विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, न्यायालय स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। इसी से बचने के लिए क्या किया गया कि अनुच्छेद 50 में ये उपबंध किया गया कि राज्य क्या करेंगे, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करेंगे, है ना। और समांतर सब किया गया है। अब है दूसरा जो आधार है जब बताना होगा, या दूसरा जो उपबंध है वह है पदावधि का संरक्षण, है ना। पदावधि का संरक्षण, इसका मतलब क्या है कि एक बार जब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जब एक बार हो जाती है तो उनको आसानी से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या किया गया है, उनके पदावधि का संरक्षण प्रदान किया गया है। कि इसका मतलब यही है कि उनको आसानी से उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। एक बार यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया तो सरकार के द्वारा या संसद या विधायिका के द्वारा सामान्यतः उसको बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हटाया कैसे जाएगा, संविधान में दिए गए आधारों के आधार पर ही केवल हटाया जा सकता है ना। संविधान में
जो आधार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दिया गया है, केवल उन्हीं आधारों पर ही उस संसद क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। और हटाने के लिए भी संविधान में क्या किया गया है, एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ये भी नहीं कि हाँ केवल बस वो आधार मिल गया तो उसी आधार पर केवल वो संसदन में लाए और जो है कि बहुमत से पारित कर दिए तो वो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हट गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन संसद के द्वारा किया जाता है। इतनी आसानी से उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या है कि जैसे कि कोई भी न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का, उसको यदि हटाना है तो हटाने के लिए उसके लिए क्या करना है, समावेदन लाना पड़ेगा। यह समावेदन राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है ना। एक समावेदन लाया जाएगा और यह समावेदन किसके द्वारा लाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाएगा। जब राष्ट्रपति यह समावेदन संसद के दोनों सदनों में रखता है, फिर क्या होता है, उस समावेदन को संसद के बहुमत के द्वारा, है ना, संसद के बहुमत के द्वारा, यानी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों से, जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा उस समावेदन को पारित होना भी आवश्यक है। जब पारित हो जाता है तभी यह माना जाएगा कि हाँ, तभी जब पारित हो जाता है तभी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और एक चीज़ यह भी ध्यान रखना कि जो समावेदन लाया गया है और ये जो समावेदन प्रस्तुत हो रहा है और ये पारित हो रहा है, प्रस्तुत होना और पारित होना दोनों संसद के एक ही सत्र में होना चाहिए, है ना। जैसे ही संसद बैठी है, सत्र में चल रही है, उसी सत्र में उस समावेदन को आना भी चाहिए, प्रस्तावित भी होना चाहिए और एक ही सत्र में उसको उसी सत्र में पारित भी होना चाहिए। यदि प्रस्ताव लाया गया और तब तक संसद का विघटन हो गया या संसद का सत्र समाप्त हो गया, है ना, तब ऐसी स्थिति में अब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो समावेदन लाया गया है वह अपने आप समाप्त हो जाता है। अब यदि उनको हटाना है तो फिर से जब संसद का अगला सत्र आएगा, उस अगले सत्र में फिर से एक नया समावेदन राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा, फिर उस पर संसद में चर्चा होगी और फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि वह समावेदन पास हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है ना। लेकिन और यह जो समावेदन है वह एक ही सत्र में, संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित भी होना चाहिए और पारित भी होना चाहिए। यदि संसद के सत्र में वह प्रस्ताव तो लाया गया लेकिन पारित नहीं हो पाया, तब तक संसद का सत्र का सत्रावसान हो गया, तब ऐसी स्थिति में वह जो समावेदन लाया गया है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। फिर से अब अगला जब संसद का सत्र बैठेगी तब उसमें फिर से एक नया समावेदन लाना होगा, फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इस प्रकार से जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या किया गया है, एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है ना। एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, बिना उस प्रक्रिया को फॉलो किए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से क्या किया गया, पदावधि का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया गया है कि एक बार अभी आप नियुक्त हो गए हैं तो आपको आसानी से आपके पद से हटाया नहीं जा सकता है ना, आसानी से हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि यदि यह बना दिया जाता कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को आसानी से हटाया जा सकता है, तब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कार्य नहीं कर सकते। उनके मन में हमेशा डर बैठा रहेगा कि अगर हमने सरकार के अगेंस्ट कुछ ऐसा कर दिया, कोई ऐसा डिसीजन दे दिया तो सरकार हमें तुरंत हटा देगी, है ना। उनके मन में यह क्या रहेगा, भय बना रहेगा। इसी भय को समाप्त करने के लिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया, मतलब उनके पदावधि का संरक्षण प्रदान किया गया कि आपको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे का कारण मात्र यही है कि ताकि जो व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति हुई है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के और बिना किसी डर के अपने डिसीजन दे सके, है ना। यदि उनके मन में यही भय बार बार रहेगा कि नहीं मुझे कभी भी हटाया जा सकता है या आसानी से हटाया जा सकता है, तब वह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से और निडर होकर के निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या होगा, यह आघात हो सकता है।
इसीलिए पदावधि के संरक्षण के लिए या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में किया गया है ना। फिर इसके बाद जो अगला है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते है ना। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका के अधिकार से परे बनाए गए हैं। ठीक है, न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं वह क्या किया गया है, विधायिका के अधिकार से परे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलते हैं वह कहाँ भारित होते हैं, भारत के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, जो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं वह भारत के संचित निधि पर क्या होता है, भारित होता है। यानी कि भारत की संचित निधि से उनको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिया जाता है। ठीक है, उसके वेतन और भत्तों के लिए संसद में कोई वोटिंग नहीं होती कि संसद अपना वोटिंग करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों को घटाए या बढ़ाए। समानता क्या है, समानता क्या है, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वह भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में इसके वेतन को बढ़ाने घटाने के लिए कोई वोटिंग नहीं होती है ना। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि जो न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जब तक वह क्या है अपने पद को धारण किए हुए हैं तब तक उनकी पदावधि के दौरान है ना, उनकी पदावधि के दौरान क्या होगा, उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, है ना, में कमी नहीं होगी। यह भी ध्यान रखना, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विधायिका के अधिकार से परे हैं। इसका मतलब यही है कि जो भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जो वेतन मिलता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उसके लिए न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाना चाहिए कितना नहीं, उसके लिए नए संसद में कोई वोटिंग नहीं होती है। और साथ ही साथ जो न्यायाधीश हैं एक बार यदि नियुक्त हो गया तो उस पदावधि के दौरान नियुक्ति के दौरान उनको जो वेतन मिल रहा है, वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, अब जब तक वो अपने पद पर आसीन है तब तक समानतः उसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन है, अपवादी की स्थिति है जिसमें कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है जब वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है ना। जब देश में वित्तीय आपात की स्थिति आ जाती है, की स्थिति घोषित होती है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, तब ऐसी स्थिति में उनके वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है ना। ठीक है, की जा सकती है कब, जबकि वित्तीय आपात की स्थिति आती है तब, है ना। तो समानतः जो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलते हैं वह विधायिका के अधिकार से परे होते हैं। उनका जो वेतन और भत्ता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, संसद में उस पर कोई वोटिंग नहीं होती। फिर साथ ही साथ जो न्यायाधीश है उनके पदावधि के दौरान जब तक वो अपने पद को धारण किए हुए हैं उसके दौरान उनके वेतन और भत्तों में समानतः कोई कमी नहीं की जाएगी। केवल एक ही ऐसी अपवादी की स्थिति है जिसमें कि पदावधि के दौरान न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, और वह जो अपवादी की स्थिति है वह यह है कि यदि देश में क्या किया गया है, वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, तब ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कमी की जा सकती है, समानता नहीं की जाएगी, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद
संसद न्यायालय की अधिकारिता बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती है। ठीक है, जो संसद है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता दी गई है वह उसको बढ़ा तो सकती है लेकिन उसको घटा नहीं सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि यदि वह चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा दे, है ना। बढ़ाने का मतलब क्या है कि जैसे कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को यदि कोई सिविल अधिकारिता हो, चाहे आपराधिक अधिकारिता हो, चाहे राजस्व अधिकारिता, किसी भी प्रकार की अधिकारिता है, वह चाहे तो जो अधिकारिता उसके अंदर नहीं है उसको भी वह प्रदान कर सकती है। लेकिन जो अधिकारिता वर्तमान समय में है उसमें कोई कमी संसद के द्वारा नहीं की जा सकती है ना। संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कोई कमी नहीं की जाएगी। वह उसको बढ़ा तो दे सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र को कभी भी घटा नहीं सकती। ठीक है, फिर जो पांचवा है अनुच्छेद 121 में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी, है ना। न तो संसद में ही और न ही राज्य विधान मंडलों में न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। और यह प्रावधान भी क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों में जो भी आचरण अपने कर्तव्य का पालन करने के दौरान, ये हमेशा ध्यान रखना कि न्यायाधीशों का जो आचरण है वो कैसा है, अपने कर्तव्य के पालन के दौरान यदि उनके जो उन्होंने आचरण किया है उस आचरण पर अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो भी आचरण व्यवहार है न्यायाधीशों का, उस पर संसद में या तो राज्य विधान मंडल में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 121 में यह प्रावधान किया गया है ना। फिर जो छठवां है वह क्या है, अपने अवमानना पर दंड देने की शक्ति। शक्ति अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की अवमानना कर दे तो न्यायालय उसको खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है ना। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत भारत में स्थित उच्च न्यायालयों को क्या किया गया है, यह शक्ति दी गई है कि जो व्यक्ति उसकी अवमानना कर रहा है वह उसको खुद ही दंडित कर सकता है ना। वेतन और भत्ते ये सब मिल गया है ना, और भत्ते, अरे ये जो टीए ये सब मिलता है, अलाउंस नहीं टीए मिलता है ना, टीए मिलता है, डीए मिलता है, महंगाई भत्ता नहीं मिलता है ना, वो सब मिलता है ना, वही है अलाउंस उसको बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के भत्ते हैं, यात्रा भत्ता मिलता है, हाउस घर मिलता है, हाउस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, कई प्रकार के ऐसे भत्ते हैं जो न्यायाधीशों को भी मिलते हैं, है ना। तो ये क्या है, अपने अवमानना पर दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत किसको है, उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना पर व्यक्ति को दंडित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यह इसलिए दिया गया है ताकि उसकी आत्मनिर्भरता और बढ़ती है और उसकी स्वतंत्रता पर कोई आघात नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यदि न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी उचित आलोचना की जा सकती है। यह नहीं कि न्यायालय के में स्थित जो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी उचित आलोचना भी न हो,
आलोचना की जा सकती है और वो आलोचना उचित होनी चाहिए। यदि अनुचित है तब इससे क्या हो जाएगा, न्यायालय का अवमानना हो जाएगा और तब ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कर सकती है, इसको दंडित कर सकती है। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के द्वारा विधि विशेषज्ञों से सलाह। है ना, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सलाह या परामर्श, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है कि उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राष्ट्रपति की राय में विधि के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं, विधि में पारंगत हैं, उनसे वह राय लेकर के ही, उनसे परामर्श करके ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की यदि नियुक्ति करनी है तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह लेता है, परामर्श करता है जो उसकी राय में विधि विशेषज्ञ हैं या विधि में पारंगत हैं। और यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के अन्य ऐसे न्यायाधीश जो कि उसकी राय में विधि पारंगत हैं उनसे परामर्श करता है और तब इसके बाद ही वह वो राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, विधि विशेषज्ञों की सलाह या परामर्श से ही कार्य करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 129 अभी आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद अभी नियुक्ति वाला जब पढ़ोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 खंड 2 में है ना, उसमें दिया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी है। फिर है अवकाश प्राप्ति के बाद विधि व्यवसाय पर रोक। अवकाश प्राप्ति के बाद विधि व्यवसाय पर रोक, अनुच्छेद 124 के खंड 7 में है ना। ठीक है, अनुच्छेद 124 के खंड 7 में यह क्या प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय का यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश हो गया है तो न्यायाधीश के बाद जब वह उस पद से क्या होता है, रिटायर होता है ना, जब वह अपने पद से हटता है तब उसके बाद वह भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर के विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है। ये नहीं कि रिटायर हो गया तो फिर उसके बाद जो है कि हम फिर से अपना का खंड 7 है ना, अनुच्छेद 124 का खंड 7 देखो उसमें लिखा होगा, अनुच्छेद 124 खंड 7 उसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है यदि वह अपने पद से हट जाता है या वह रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तब उसके बाद वह भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर के विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। उस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है 124 ये 124 आ गया ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा, है ना। वह किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर के फिर एडवोकेसी नहीं कर सकता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, न तो उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, न ही उच्च न्यायालय में और न ही अधीनस्थ न्यायालय में। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता है
है ना, या अभिवचन नहीं कर सकता है, और न ही किसी भी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के भी वह अभिवचन नहीं कर सकता है। और यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तब क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर भी यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद वह फिर किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो उनके ऊपर है क्या प्रतिबंध है कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यदि वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो जिस उच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वह विधि व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होता है। कौन? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जब अवकाश प्राप्त करता है तब फिर वह भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत के भीतर स्थित जितने भी न्यायालय हैं किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिकरण में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, है ना। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं कर सकता। लेकिन यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और वह अवकाश प्राप्त कर लेता है या सेवानिवृत्त हो जाता है तब तो जिस उच्च न्यायालय से वह सेवानिवृत्त होता है उस उच्च न्यायालय को छोड़ करके वह भारत में स्थित किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में व्यवसाय कर सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का नहीं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकता, लेकिन यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह अवकाश ग्रहण कर लेता है तो जैसे ही वह रिटायर होता है ना, या सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय से वह अवकाश प्राप्त किया है उसको छोड़ करके वो भारत में स्थित किसी अन्य उच्च न्यायालय में या फिर वह उच्चतम न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, तो ये इतने सारे ये 8 प्रावधान हैं जो कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है ना। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसी के बारे में फिर 4-5 दिन लिखना पड़ेगा एग्जाम में तभी तो पेज भरेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, टिप्पणी कीजिए या विवेचना कीजिए। में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है ना, या भारतीय संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कुल घुमा फिरा कर वही है क्वेश्चन, है ना। टिप्पणी कीजिए या विवेचना कीजिए, या ये भी लिख दें कि भारत के क्या, हाँ 20 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। 20 नंबर में आखिर क्वेश्चन जो भी आएगा वो 20 नंबर का तो आएगा आपके एग्जाम में। हर क्वेश्चन तो 20 नंबर का ही होता है। तो ये भी आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, विवेचना कीजिए। या क्या भारत के संविधान के द्वारा भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, या भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान करती है, व्याख्या कीजिए, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरे पूछा जाता है, जनरली ये आता है। ठीक है, समानता ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका, या ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व, है ना। या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में ऐसे कौन से उपबंध है जिसके आधारों पर यह कहा जा सकता है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है? हाँ की गई है, तो वो आधार एक्सप्लेन इसको करना पड़ेगा ना। अभी जितने बताएं बस वही एक्सप्लेनेशन जो इसका बताएं बस उसी को आपको लिख देना है हेडिंग डाल करके, है ना। इसी को क्या करना है, हेडिंग बना करके लिख देना है, तब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पूरा लिखेंगे तो कम से कम 6-7 पेज में हो जाएगा, 6 पेज में, बस उतना बहुत है। ठीक है ना। तो ये हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक दिया गया है उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है उसमें से कौन कौन से प्रावधान इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद रहनी भी चाहिए, है ना, और मालूम भी रहना चाहिए। तो जो जो अनुच्छेद बता रहे हैं उसको थोड़ा सा टिक लगा लीजिए कि उसको आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, वो अनुच्छेद आपको याद भी रहना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 100